मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम थॉमस हॉब्स के विचार दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था पर प्रतिपादित किए गए विचारों का अध्ययन करने जा रहे हैं। हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचारों का आधार उसकी मानव प्रकृति संबंधी धारणा है और स्वयं मानव प्रकृति की धारणा का आधार वैज्ञानिक भौतिकवाद है। अतः यह कहना उचित होगा कि प्राकृतिक अवस्था संबंधी उसके विवरण का आधार भी वैज्ञानिक भौतिकवाद ही है। हॉब्स ने मानव प्रकृति की व्याख्या के बाद यह कल्पना की है कि यदि मानव राज्यहीन अवस्था में रहे तो मानव की प्राकृतिक अवस्था किस प्रकार की होगी। अपनी उपरोक्त मान्यता के अनुसार हॉब्स ने मानव की राज्य से पूर्व की प्राकृतिक अवस्था का स्वरूप जो बताया है उसको हम निम्नलिखित रूप से जान सकते हैं। प्रथम, हॉब्स ने प्रतिपादित किया प्राक सामाजिक व प्राक राजनीतिक अवस्था। हॉब्स के वैज्ञानिक भौतिकवाद के अनुसार मानव मूलतः स्वार्थी एवं अहंकारी प्राणी है तथा आत्मरक्षा के लिए वह एक ओर अन्य मानवों से भयभीत रहता है और दूसरी ओर शक्ति संग्रह के लिए निरंतर प्रयत्नशील भी रहता है। इस दृष्टि से सभी मानव समान है, किंतु यह एक ऐसी समानता है जिसके कारण प्रकृति की अवस्था में समाज नहीं पाया जाता है और जहाँ समाज नहीं है वहाँ राज्य भी नहीं है। दूसरा बिंदु, निरंतर तनाव, संघर्ष तथा युद्ध की स्थिति। हॉब्स के अनुसार मानव की मूल प्रवृत्ति आत्मरक्षा करने की है और इस प्रवृत्ति को केंद्र बनाकर ही प्रत्येक मानव अन्यों के प्रति व्यवहार करता है। अपनी इस मूल प्रवृत्ति के कारण सभी मानव परस्पर स्वार्थ, अहंकार, शक्ति, छल व भय से युक्त व्यवहार करने के लिए विवश थे। इस प्रकार प्रकृति की अवस्था में मानवों के बीच स्थायी तनाव, संघर्ष एवं युद्ध की स्थिति ही स्वाभाविक दशा थी। हॉब्स के अनुसार प्रकृति की अवस्था प्रत्येक मानव के साथ युद्ध की अवस्था थी। तीसरे बिंदु के रूप में हॉब्स ने स्पष्ट किया कि तत्कालीन प्राकृतिक अवस्था में नागरिक नैतिकता का भी अभाव था। हॉब्स के अनुसार मानव अपने स्वभाव से ही असामाजिक प्राणी है और प्रकृति की अवस्था में राज्य भी नहीं था, अतः मानव किसी भी प्रकार की नागरिक नैतिकता से भी अपरिचित था। यहाँ पर नागरिक नैतिकता का अर्थ हॉब्स ने सामान्य हित की धारणा बताया। वस्तुतः व्यक्ति की प्रकृति की अवस्था में समाज एवं राज्य का अभाव था, इसलिए सामान्य हित का कोई भी विचार मौजूद नहीं था। व्यक्ति केवल अपने निजी एवं स्वार्थपूर्ण हित को ही समझने की शक्ति रखता था। हॉब्स ने बताया कि इस प्राकृतिक अवस्था में न्याय का भी अभाव था। हॉब्स ने न्याय की कानूनी अवधारणा को स्वीकारा है, अर्थात वह न्याय को केवल कानून पर आधारित मानता है। प्रकृति की अवस्था में राज्य नहीं था, अतः कानून भी नहीं था और इसलिए वह बताता है कि यह न्याय रहित अवस्था थी और न्याय के अभाव में मानव का जीवन बड़ा वेदनापूर्ण था। अब हॉब्स ने उपरोक्त स्थिति के अंतर्गत ही प्राकृतिक अधिकार व प्राकृतिक कानूनों के अस्तित्व को भी स्वीकार किया है। हॉब्स की प्राकृतिक अधिकार की धारणा को स्पष्ट करते हुए डनिंग ने कहा है कि उसका मत है कि प्राकृतिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्राप्त उस स्वतंत्रता के प्रतीक है जो उसे अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए सभी संभव कार्य करने का अधिकार देती है। इस प्रकार हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकार संघर्ष, हिंसा, अव्यवस्था एवं अराजकता को जन्म देते हैं, क्योंकि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। हॉब्स के राजनीतिक चिंतन में प्राकृतिक कानून की धारणा प्राकृतिक अधिकार से उत्पन्न उपरोक्त अतिवाद अथवा अराजकता को रोकने का एक साधन है। प्राकृतिक कानून व्यक्ति की आत्मरक्षा के लिए ही व्यक्ति के विवेक द्वारा प्रकट होते हैं, ऐसा हॉब्स का मानना है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक कानून का निष्कर्ष है दूसरों के साथ तुम वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि अपने लिए उनसे चाहते हो। इस प्रकार
प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति की आत्मरक्षा हेतु अनियंत्रित स्वतंत्रता है और प्राकृतिक कानून व्यक्ति की आत्मरक्षा के हित में ही इस अनियंत्रित स्वतंत्रता को उचित रूप में नियंत्रित करने की विवेकपूर्ण प्रेरणा है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक कानून विवेक द्वारा खोजे गए ऐसे नियमों को बताते हैं जो व्यक्ति को उन कार्यों अथवा त्रुटियों को करने से रोकते हैं जो उसके अस्तित्व के प्रतिकूल हो। इस प्रकार हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था के चित्रण के पीछे कोई एक सुनिश्चित राजनीतिक उद्देश्य था। इस उद्देश्य के महत्व को स्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि तत्कालीन इंग्लैंड में हुए गृह युद्ध से हॉब्स ने यह निष्कर्ष निकाला था कि जब राजसत्ता शिथिल हो जाती है तो सामाजिक जीवन का भी पतन हो जाता है। हॉब्स ने अपने मत को प्रकट करने के लिए एक ऐसी प्राकृतिक अवस्था की कल्पना की है जो राज्य विहीन अथवा प्राक राजनीतिक और इसलिए यह समाज विहीन भी है। वह सिद्ध करना चाहता है कि जब राज्य एवं समाज का अभाव होगा तो प्रत्येक व्यक्ति का अन्य व्यक्तियों से संघर्ष ही स्वाभाविक कार्य होगा और सभी व्यक्तियों के जीवन के लिए यह स्थिति भयावह होगी। प्रकृति की अवस्था में हॉब्स ने जिस प्राकृतिक कानून का उल्लेख किया है वस्तुतः वह मानव प्रकृति में निहित वह विवेकपूर्ण तत्व है जिसके आधार पर प्राकृतिक अवस्था की नारकीय स्थिति से छुटकारा पाया जा सकता है। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था के चित्रण का निष्कर्ष यही है कि केवल एक प्रभुत्व संपन्न राज्य के अंतर्गत ही व्यक्ति की सुरक्षा संभव है और उसे व्यवस्थित सामाजिक जीवन प्राप्त हो सकता है, किंतु वह ऐसे बाध्यकारी सत्ता या राज्य की स्थापना स्वयं व्यक्तियों की सहमति से करता है और इस स्थिति में एक राज्य एक साधन ही बनता है और साध्य स्वयं व्यक्ति होता है। इस प्रकार हॉब्स ने अपनी प्राकृतिक अवस्था में भी व्यक्तिवादी विचार को ही सर्वोपरि बनाया है। धन्यवाद।